नमस्कार साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो सभी साथीगण ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइव रहेंगे। हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं मौर्य साम्राज्य की, और ये आज सेकेंड क्लास है मौर्य साम्राज्य की, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अशोक मौर्य से, सम्राट अशोक से आज हम लोग पढ़ेंगे, इसको खत्म करेंगे। और मैं आशा करूंगा कि आप लोग भी नोट्स बना रहे होंगे। देखिए, अशोक के बारे में बात करेंगे। अशोक 269 बीसी से लेकर 232 बीसी तक राजा रहा। हालांकि 273 में ही उसने साम्राज्य को हड़प लिया था। 4 साल का समय लगा कि उसने अपने 99 भाइयों की हत्या की। ये लिखा हुआ है कि उसने अपने 99 भाइयों की हत्या की, अपने पिता बिंदुसार की इच्छा के खिलाफ राजा बना। तो इन चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये आज पार्ट 2 है। यहाँ पर हम मौर्य साम्राज्य की बात कर रहे हैं, और मौर्य साम्राज्य में आज हम अशोक, सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है जी, अशोक, जिसे अशोक मौर्य के नाम से भी हम जानेंगे। अब बात आती है कि अशोक मौर्य ने 269 बीसी से लेकर 232 बीसी तक शासन किया था। 232 बीसी तक अशोक मौर्य राजा रहता है। अब अशोक का जन्म, देखिए अशोक का जन्म कब हुआ है? जन्म आप कहेंगे अशोक का जन्म वर्ष कब हुआ था? 304 बीसी में। 304 बीसी में अशोक का जन्म होता है। सुभद्रांगी इसकी माता होती है। कौन? सुभद्रांगी इसकी माता होती है। तो सभी को नमस्ते, राधे राधे। तो हम यहाँ पर बात करेंगे सर, अशोक का जन्म कब हुआ था, इसका वर्थ कब हुआ है? आप कहेंगे सर इसका जो वर्थ है वो 304 बीसी में हुआ है। और इसकी जो माता है, इसकी माता कौन थी? माता जिनको हम मदर के नाम से जानते हैं, माता या मदर कहते हैं, तो आप कहेंगे सर इसकी माता थी सुभद्रांगी। अब आप कहेंगे 305 में तो अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी कर ली थी, है ना? चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 बीसी में शादी की थी ना, हेलेना से की थी ना, हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन उसका बेटा कौन था? बिंदुसार। और बिंदुसार का भी बेटा 1 साल बाद हुआ था। यानी कि जब उसके बेटे के बेटे का जन्म हुआ, तब बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त मौर्य ने 1 साल पहले ही हेलेना से शादी की थी। तो इन राजाओं की शादी की कोई उम्र नहीं होती थी। इसका दादा ही तो था चंद्रगुप्त मौर्य, वो 305 बीसी में शादी कर लेता है हेलेना से या कार्नेलिया से, ये तो हमने पढ़ा था। आप कहेंगे सर सुभद्रांगी, इसकी माता का नाम क्या है? इसकी माता का नाम था सुभद्रांगी। ऐसे आप लिखना, सुभद्रांगी। सुभद्रांगी कौन थी? तो आप कहेंगे सुभद्रांगी किसकी माता थी? सुभद्रांगी भैया किसकी माता थी? अशोक की माता थी। ठीक है जी, किसकी माता थी? अशोक की माता थी। अब बात आती है सर अशोक के जो नाम है, अशोक के नाम जैसे देव नाम, प्रिय है, प्रियदर्शी है, कुछ ऐसे इंस्क्रिप्शन है, अभिलेख हैं जिसमें अशोक को अशोक नाम से बताया गया है। कौन कौन से ऐसे अभिलेख होंगे? हाँ जी, एक बार कमेंट करके बताइए। क्या कमेंट मेरे आ रहे हैं आपके? बताइए, यहां तक जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं ये समझ में आ रही हैं आप लोगों तक? समझ में आ रही है यहां तक? आप सब लोग कमेंट करके बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया। माँ का नाम, हाँ जी, सुभद्रांगी था भैया। क्या नाम था? सुभद्रांगी। अब बात करते हैं अशोक के नाम। जैसे अशोक के नामों की चर्चा होगी, अशोक के नाम, नाम जैसे अशोक के नामों की चर्चा होगी, अशोक के नाम जैसे अशोक को हम क्या बोलते हैं? देव नाम प्रियदर्शी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देव नाम प्रियदर्शी। आप कहेंगे देव नाम प्रियदर्शी, 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 ये सारी चीजें आप लोग लिख लेंगे। ये सारी चीजें आप लोग लिख लेंगे।
अब बात करते हैं सर, ये वाला एक बच्चा कह रहा है ये वाला क्लियर नहीं हुआ, गद्दी पर बैठा है ये, लेकिन इसने साम्राज्य कब हड़प लिया था? 273 बीसी में इसने साम्राज्य हड़प लिया और 4 साल का समय इसे लगा, 4 साल इसे लग गए, मतलब साम्राज्य गद्दी पर बैठने में, गद्दी पर बैठने में या गद्दी पर बैठने में इसको कितना समय लगा? 4 साल। क्यों? क्योंकि 4 साल तक इसने कुछ युद्ध किए, कुछ जो संघर्ष किए उनमें ये लगा रहा, उनमें लगा रहा। फादर का नाम बिंदुसार है भाई, माता ये हो जाएंगे, पिता कौन हो जाएंगे? अशोक के पिता, पिता हो जाएंगे बिंदुसार, बिंदुसार, पिता कौन है? बिंदुसार है। चलिए, अब अशोक नाम का उल्लेख कहां कहां पर है? अशोक नाम का उल्लेख कहां कहां पर किया गया है कि अशोक नाम का उल्लेख कौन कौन से, अशोक नाम का उल्लेख, अशोक नाम का उल्लेख किस किस अभिलेख में किया गया है? अशोक नाम का उल्लेख, का उल्लेख किस किस में किया गया है? तो आप कहेंगे अशोक नाम का उल्लेख किस किस में है? अशोक नाम का उल्लेख कहां पर है? तो भैया आप कह सकते हैं सर नेम ऑफ अशोका कौन कौन से अभिलेख में लिखा हुआ है? कौन कौन से अभिलेखों में लिखा हुआ है अशोक नाम? अभिलेख या इंस्क्रिप्शन, कि भैया कौन से ऐसे इंस्क्रिप्शन थे जिसमें अशोक नाम का वर्णन है, अशोक नाम मेंशन है? तो आप कहेंगे भैया ऐसे 4 अभिलेख हैं जहां पर, जैसे कि अगर मैं बात करूं मास्की, मास्की अभिलेख, मास्की, और मास्की अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है? मास्की अभिलेख कर्नाटक में पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। नहीं, 273 बीसी हम इसलिए नहीं लिखेंगे श्याम सुंदर जी, क्योंकि 273 बीसी में ये गद्दी पर बैठा नहीं था, इसने राज्य हड़प लिया था लेकिन गद्दी पर नहीं बैठ पाया। इसे 4 साल का समय लगा अपना राज तिलक कराने में। तो इसने राज तिलक कब कराया? 4 साल बाद कराया, 269 बीसी में, इसलिए इसका शासन काल 269 बीसी आता है। ठीक है जी। चलिए हम बात करते हैं कि भैया मास्की अभिलेख कहां से मिलता है? कर्नाटका से। कहां से मिलता है? कर्नाटक से। कि मास्की इंस्क्रिप्शन कहां से मिलता है? कर्नाटक से, जिसमें अशोक को अशोक ही बताया गया है, अशोक को अशोक ही बताया गया है। एक है गुर्जरा अभिलेख, कौन सा? गुर्जरा अभिलेख। गुर्जरा अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है? मध्य प्रदेश से, एमपी से। गुर्जरा अभिलेख में भी अशोक नाम का उल्लेख है। मास्की, गुर्जरा, उदय गोलम, आप कहेंगे उदय गोलम, उदय गोलम। यहां पर आप लोग बता सकते हैं कि भैया उदय गोलम, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं उदय गोलम, कि जो उदय गोलम अभिलेख है इसमें भी अशोक को अशोक ही बताया गया है। तो आप कहेंगे ये भी कहां से मिला था? कर्नाटक से। कहां से मिला है ये अभिलेख भी? ये अभिलेख भी कर्नाटक से ही मिला है। एक अभिलेख है निट्ठूर, कौन सा? निट्ठूर। आप कहेंगे भैया निट्ठूर अभिलेख कहां से मिला है? तो निट्ठूर अभिलेख भी कर्नाटक से ही मिला है। कहां से मिला है? कर्नाटक से। इन चारों अभिलेखों में अशोक को अशोक बताया गया है कि भैया जो 4 अभिलेख मिले हैं, चाहे वो मास्की इंस्क्रिप्शन हो, चाहे वो गुर्जरा इंस्क्रिप्शन हो, चाहे उदय गोलम इंस्क्रिप्शन हो, उदय गोलम को ऐसे भी लिखा जाता है उदय गोलम, ऐसे भी लिख सकते हैं। कभी आप गड़बड़ कर लो कि सर आपने तो ये नहीं लिखवाया, उदय गोलम, उदय गोलम या उदय गोलम जो कि कर्नाटक से एक अभिलेख मिला था, इसमें अशोक नाम का जिक्र है, अशोक नाम का जिक्र किया गया है। ठीक है जी। चलिए अब एक राजस्थान से अभिलेख मिला था जिसमें अशोक ने अपने आप को मगध का सम्राट बताया है। राजस्थान के कौन से अभिलेख में अशोक मौर्य ने अपने आप को मगध का सम्राट बताया है? वो है भैया भ्रावु अभिलेख। कौन सा? भरवा या भारवु अभिलेख बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे? भरवु अभिलेख बोलेंगे। ठीक है, लिख लीजिए इसको जल्दी से। किसी को कोई दिक्कत? अब इंग्लिश वाले बच्चे ये मत कहना कि सर देव नाम का नाम इंग्लिश में लिख दो, नेम ऑफ अशोका लिख दो या अशोकाज नेम लिख दो, ये मत बोलना आप लोग। ठीक है, चाहो तो मैं लिख देता हूं भैया,
नेम ऑफ अशोका, इसको इंग्लिश में अशोका लिखते हैं, ठीक है जी, इंग्लिश में अशोका लिखा जाता है, तो ये आप लोग ध्यान से लिखना, ठीक है जी, लिख लीजिए। बहुत बढ़िया। अब बात आती है कि एक अभिलेख मिला था राजस्थान से, राजस्थान से एक अभिलेख मिला जिसे हम भ्रभु अभिलेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भ्रभु अभिलेख बोलते हैं। और इस अभिलेख की मैं बात करूंगा, यहाँ पर मैं इसकी बात करूंगा तो आप कहेंगे भैया भ्रभु या भब्रू। इनस्क्रिप्शन मिला है, क्या मिला है? इनस्क्रिप्शन मिला है, जिसमें ये पता चला है कि अशोक ने अपने आप को मगध का सम्राट बताया था। अशोक ने स्वयं को क्या बताया था? अशोक ने स्वयं को क्या बताया था भैया? अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। क्या बताया था? मगध का सम्राट बताया है, अपने आप को मगध का सम्राट बताया। कौन सा ऐसा अभिलेख है जिसमें अशोक ने अपने आप को मगध का सम्राट बताया था? तो वो था भैया, अशोका हैज डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ एज अ एम्परर ऑफ मुगल मगध एम्पायर, मुगल नहीं मगध, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, हाँ जी बहुत बढ़िया। पुराणों में इसे अशोक वर्धन कहा गया है, ठीक है जी, लिख लिया। अब भैया एक पॉइंट ये हो जाएगा, इसका दूसरा पॉइंट ये है कि पुराणों में अशोक को क्या बताया गया है? पुराणों में अशोक को क्या बताया गया है? पुराण आप जानते होंगे, पुराण में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है, अशोक को अशोक वर्धन बताया गया है। अशोक वर्धन क्या बताया है? अशोक वर्धन बताया है, ठीक है जी। क्या बताया है? पुराणों में अशोक वर्धन बताया गया है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, ये हमने पढ़ लिया, ये थोड़ी सी चीजें हम लोग यहाँ पर बात कर लेंगे। बहुत बढ़िया, चलिए। हाँ जी बिल्कुल अंकुर जी, बिल्कुल काफी है, बिल्कुल काफी है, ठीक है, आप मैच कर लेना तो ठीक है, मैच कर सकते हैं। चलिए ये अभिलेख कहां से मिला है? अगर मैं बात करूं सर, ये अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है? राजस्थान से। कहां से? राजस्थान से ये अभिलेख प्राप्त हुआ, ठीक है। कहीं कहीं इसको क्या लिखा हुआ है? कहीं कहीं इसको भैया भब्रू की जगह भब्र अभिलेख भी लिखा हुआ है, तो भब्रू या भब्र अभिलेख बात एक ही हो जाएगी। अब चर्चा होगी भैया, सबसे पहली चीज ये है कि अभिलेखों की खोज किसने की थी? अशोक के अभिलेखों की खोज किसके द्वारा की जाती है? आप कहेंगे सर 1750 में टिफे थेलर के द्वारा खोज हो जाती है, लेकिन वो पढ़ नहीं पाया। रवि सिंह जी धन्यवाद। बात होगी अशोक के अभिलेखों की खोज किसने की? अशोक के अभिलेखों की खोज किसने की है? अशोक के अभिलेखों की खोज किसने की? अभिलेखों की खोज किसने की है? की खोज, तो आप बताएंगे सर अभिलेखों की खोज किसने की? कौन कौन भैया बता देंगे? यहां पर हम लोग बताएंगे अशोक अभिलेखों की खोज किसने की थी, तो आप क्या बताएंगे? रिकॉर्ड्स किसने डिस्कवर किए थे? तो आप कहेंगे अभिलेखों की खोज किसने की थी? जो डिस्कवर ऑफ, ऐसे कह सकते हैं डिस्कवर ऑफ इनस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन यहाँ पर डिस्क्राइब करने के लिए अगर बात की जाए कि भाई किसको डिस्क्राइब करना है, तो अशोक के अभिलेखों की खोज को। कब? 1750 में, 1750 में टिफे थेलर के द्वारा, टिफे थेलर के द्वारा, टिफे थेलर के द्वारा इसकी खोज की जाती है। किसके द्वारा? टिफे थेलर के द्वारा, कि भैया जो इनस्क्रिप्शन थे, अशोकाज इंस्क्रिप्शन डिस्कवर्ड ऑफ अशोकाज इनस्क्रिप्शन,
अशोकाज इनस्क्रिप्शन आप कहेंगे भैया टिफे थेलर के द्वारा इसको खोजा गया। किसके द्वारा खोजा गया? टिफे थेलर के द्वारा। लेकिन अशोक के अभिलेखों को पढ़ा किसने, रीड किसने किया है, कि भैया इनको रीड किसने किया है, पढ़ा किसने है? तो आप कहेंगे भैया 1837 में इनको पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। किसने? जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ा गया, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया। यहां पर आप लोग लिखेंगे, हम लोग बात करेंगे सर अशोक किसके खिलाफ जाकर राजा बना था? अशोक अपनी पिता की इच्छा के विरुद्ध, क्योंकि पिता सुसीम को राजा बनाना चाहते थे, बिंदुसार चाहते थे सुसीम को राजा बनाना, लेकिन राजा कौन बन गया था? राजा बन गया था कौन? अशोक राजा बन गया था। जेम्स प्रिंसेप ने इसको पढ़ लिया, जेम्स प्रिंसेप ने इसको पढ़ लिया कि भैया जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को कब पढ़ा है? तो आप कहेंगे 1837 में पढ़ लिया। कब? 1837 में पढ़ लिया। बहुत बढ़िया, शानदार। नेहा रानी, अंजलि, अस्मिता, अंकित, हाँ जी, रितिका, गया प्रसाद, बहुत बढ़िया। सर मेरा एक डाउट है, अशोक ने भाइयों को किल क्यों किया? ये भैया श्याम सुंदर जी का एक डाउट है कि अशोक ने अपने भाइयों को क्यों मारा। देखिए जब गद्दी का लालच होता है ना, तो हमेशा लड़ाई भाइयों में हुई है। चलो वो तो बहुत पहले का समय था, आज की डेट में अधिकतर लड़ाइयां जमीन के ऊपर होती हैं, जायदाद के ऊपर होती हैं, तो वो इसी कारण तो होती हैं। अब अशोक की अभिलेखों की भाषा क्या थी? जैसे जो भारत में अशोक के अभिलेख मिले थे वो ब्राह्मी लिपि में थे। ये प्राकृत भाषा की बात कर रहा हूं मैं, कि भारत में जो प्राकृत भाषा में ब्राह्मी लिपि थी उसमें पाए गए हैं, ठीक है। और पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि में पाए गए हैं, अफगानिस्तान में अरेमाइक लिपि में पाए गए हैं, और एशिया माइनर में ग्रीक लिपि में पाए गए हैं, ठीक है। चलिए यहां पर आप लोग एक बार इसको लिख लीजिए, जल्दी से इसको एक बार आप लोग लिख लीजिएगा। हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे, बहुत बढ़िया सारी चीजें रितेश जी कह रहे हैं, बहुत बढ़िया, हाँ जी, बहुत शानदार, लाजवाब। चलिए बहुत बढ़िया, हाँ जी। हम लोग बात करेंगे भैया अशोक के अभिलेखों की भाषा। जो अशोक है, अशोक के जो अभिलेख थे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, अशोक के अभिलेखों की भाषा, अशोक के अभिलेखों की भाषा, अभिलेखों की भाषा ठीक है जी। आप कहेंगे अशोक के अभिलेखों की भाषा। चलिए यहां पर हम लोग बात करेंगे, लैंग्वेज ऑफ द अशोकाज इंस्क्रिप्शन या लैंग्वेज ऑफ इंस्क्रिप्शन। जो अभिलेख थे, अभिलेखों की भाषा क्या थी? अभिलेख जो थे उनकी भाषा क्या थी? जैसे भारत में जो अभिलेख मिले हैं, भारत में जो अभिलेख मिले थे, जैसे भारत में अधिकतर जो अभिलेख पाए गए, भारत या इंडिया की अगर मैं बात करूं, भारत में अधिकतर कौन सी भाषा में पाए गए थे? ब्राह्मी लिपि में पाए गए थे। किसमें? ब्राह्मी लिपि में पाए गए थे, ठीक है। कौन सी लिपि में पाए गए? ब्राह्मी लिपि में पाए गए। अगर पाकिस्तान की बात होगी कि भैया पाकिस्तान में कौन सी लिपि में पाए गए हैं, तो आप कहेंगे सर खरोष्टी लिपि में। किसमें? खरोष्टी लिपि में, ठीक है जी। आप कहेंगे सर खरोष्टी लिपि, इसको खरोष्टी लिपि पढ़ना। कौन सी पढ़ना? खरोष्टी लिपि पढ़ना, ठीक है जी। खरोष्टी लिपि को हम क्या बोलते हैं? इसको ब्राह्मी लिपि बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? हम ब्राह्मी लिपि बोलेंगे। आप लिखना, ब्राह्मी स्क्रिप्ट बोलेंगे, ठीक है। लिपि को स्क्रिप्ट बोला जाता है, ठीक है। इसको हम क्या बोल देंगे? खरोष्टी लिपि बोलेंगे। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? खरोष्टी स्क्रिप्ट बोल देंगे, खरोष्टी स्क्रिप्ट, ठीक है। अब बात करते हैं भैया अफगानिस्तान में कौन से अभिलेख पाए गए, किस भाषा में? अफगानिस्तान की बात होगी तो आप कहेंगे यहां पर अरेमाइक।
कौन से? अरेमाइक लिपि में पाए गए थे। अरेमाइक लिपि में, कौन सी लिपि में? अरेमाइक लिपि में अभिलेख पाए गए थे अफगानिस्तान में। लेकिन अगर मैं बात करूं मध्य एशिया की, अगर मैं मध्य एशिया की बात करता हूं, माइनर एशिया की बात करता हूं, मध्य एशिया जो तुर्की वाला क्षेत्र है, जो तुर्की वाला क्षेत्र है जिसको टर्की कहते हैं वर्तमान में, तो तुर्की वाला जो क्षेत्र है, तुर्की वाला जो क्षेत्र है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। आप लोग कहेंगे कि भैया ये ग्रीक लिपि में लिखे गए थे। किस में? ग्रीक लिपि में लिखे गए थे। ग्रीक लिपि में लिखे गए थे। ग्रीक स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं। तो अशोक के अभिलेखों की भाषा हमने पढ़ ली, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरेमाइक और ग्रीक। ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि जो भारत में पाए गए ब्राह्मी लिपि है ये प्राकृत भाषा की ही लिपि मानी जाती है, तो कहीं कहीं प्राकृत भाषा दे दी जाती है ब्राह्मी लिपि ना देकर। तो याद रखना कि प्राकृत इसका मतलब यही हो जाएगा। चलिए बड़े भैया, उस टाइम आपको क्या पता था कि पाकिस्तान देश बनेगा जो अलग लिपि लिखी थी? समझ नहीं आई। बिल्कुल मुझे नहीं पता था कि पाकिस्तान बनेगा, है ना। मेरे पूर्वजों को भी नहीं पता था, उनके पूर्वजों को भी नहीं पता था। ऐसा हो सकता है क्या? चलो मैं मान लिया मुझे नहीं पता था, मेरे पूर्वजों को नहीं पता था। लेकिन अब वर्तमान में जो पाकिस्तान क्षेत्र है, जो पाकिस्तान देश है, वहां पर जो पाई गई हैं वो खरोष्टी लिपि है। चलो मैंने मान लिया पाकिस्तान बनेगा। अफगानिस्तान से जो मिला है वो अरेमाइक है। मुझे क्या पता था मध्य एशिया बनेगा नहीं बनेगा। वहां से क्या पाया गया है? वहां से भी तो ग्रीक लिपि पाई गई है। जहां जहां इनके संबंध रहे, जहां जहां इन्होंने शासन किया, वहां से इनके भैया अभिलेख प्राप्त हुए हैं, वहां से इनकी इंस्क्रिप्शन मिली है। लक्ष्मीकांत जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए लिख लिए आप लोग भैया। चलिए अब बात करते हैं, एक फेमस युद्ध है कलिंग युद्ध। एक ऐसा युद्ध जिसने अशोक के विचारों को ही बदल दिया। अशोक जो लोह रक्त की नीति अपनाता था, जैसे बलबन ने अपनाई थी ना, लोह और रक्त की नीति अपनाई थी, रक्त करो, ब्लड बहाओ और शासन करो, वैसे ही कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने जो मेरी घोष की नीति थी, मेरी घोष, जिसका मतलब था युद्ध की नीति, युद्ध करोगे तभी शासन कर पाओगे, मारोगे तभी शासन कर पाओगे, इस नीति को अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद त्याग दिया। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद मेरी घोष की नीति का त्याग किया और धर्म घोष की नीति अपना ली। धर्म घोष की नीति का मतलब है शांति, पीस पॉलिसी, पीस पॉलिसी। ठीक है जी, यहां पर आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, भेरी घोष भैया क्या है? भेरी घोष के बारे में हम बात करेंगे। चलिए लिख लिया। बात आती है, ये हमने पढ़ लिया, हम बात करेंगे कलिंग युद्ध की। हम बात करेंगे कलिंग युद्ध की। कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि भैया कलिंग वॉर कब हुआ था जी? कलिंग वॉर आप कहेंगे भैया कलिंग वॉर कब हुआ है? तो आप कहेंगे कलिंग वॉर माय डियर कि सर ये कब लड़ा गया था? ये लड़ा गया है 261 बीसी में। कब? 261 बीसी में इसको लड़ा गया है। अब बात आती है कि सर इसमें अशोक ने किसको हराया था? आप कहेंगे सर अशोक ने, किसने मेरे भैया? अशोक ने कलिंग नरेश को पराजित किया। अशोक ने कलिंग के राजा, कलिंग के राजा, कलिंग के राजा, क्या नाम था जी कलिंग के राजा का? कलिंग के राजा पद्मनाभन, पद्मनाभन को पराजित किया। पद्मनाभन को क्या कर दिया? को हराया। अब इसमें क्या हो जाता है, कैसे इनका मन हृदय परिवर्तित हुआ? पद्मनाभन के लगभग 1.5 लाख और अशोक के लगभग 1 लाख सैनिक मारे गए। 2.5 लाख सैनिक मारे गए। बहुत बड़ी संख्या में जब सैनिक मारे गए तो अशोक ने युद्ध नीति का त्याग कर दिया। क्या कर दिया? युद्ध नीति का त्याग कर दिया। यह खारवेल नहीं है, इस समय खारवेल थोड़े ही थे, इस समय तो पद्मनाभन थे। कौन थे?
पद्मनाभन थे, यहां पर भैया हरा दिया जाता है। कलिंग कहां पड़ता है? कलिंग ओडिशा में पड़ता है, वर्तमान ओडिशा में। ठीक है जी, कहां पड़ता है? वर्तमान ओडिशा में पड़ता है। कलिंग की राजधानी क्या है? कलिंग की राजधानी, तो आप कहेंगे सर कलिंग की राजधानी, कलिंग की राजधानी है जी तोसली। क्या राजधानी है जी? तोसली। तो ये भी आप लोग लिख लेंगे, तोसली या तोसाली, बात एक ही हो जाएगी। तोसली या तोसाली किसकी राजधानी है? कलिंग की राजधानी है। ठीक है, अब भैया ये युद्ध हो जाता है। अब पद्मनाभन के साथ युद्ध होता है। एक नदी पड़ती है तोसाली के पास, जो कलिंग क्षेत्र है वहां पर दया नदी बहती है। दया नदी के किनारे पर यह युद्ध हो रहा था। लगभग 2.5 लाख सैनिक मारे गए। अब अशोक ने भेरी घोष की नीति का त्याग कर दिया। क्या कर दिया? तो अशोक की जो नीति थी, अशोक ने कौन सी नीति का त्याग किया था? आप कहेंगे, नोट में लिखना, यहां पर नोट में, यहां पर आप लोग नोट लिखिएगा कि भैया नोट में क्या है। नोट में ये होगा कि अशोक ने भेरी घोष की नीति का त्याग किया। अशोक ने भेरी घोष, ठीक है, भेरी घोष नीति का त्याग किया। भेरी घोष नीति का त्याग किया, यानी कि आप लोग लिखना कि भैया कौन सी नीति का? भेरी घोष पॉलिसी को छोड़ दिया, पॉलिसी को छोड़ दिया, का त्याग किया, ठीक है। और यहां पर अशोक ने धम्म नीति को अपनाया, धम्म नीति को अपनाया। कौन सी नीति को? धम्म नीति को अपनाया, अपनाया यानी कि ग्रहण किया। धम्म नीति का मतलब क्या है? धम्म नीति का जो अर्थ है, इसका अर्थ है शांति की नीति। कौन सा? शांति की नीति। आप कहेंगे शांति की नीति, ठीक है, शांति की नीति यानी कि पीस पॉलिसी। इसको हम कह सकते हैं भैया पीस पॉलिसी। ये आप लोग लिख लीजिएगा, पीस पॉलिसी। चलिए बताइए कि भैया शांत नीति को किसने अपनाया था? पीस पॉलिसी को किसने अपनाया था? तो धम्म नीति के स्थान पर, सॉरी, भेरी घोष नीति के स्थान पर धम्म नीति को अशोक ने कब अपनाया था? तो कलिंग युद्ध के बाद। कब? कलिंग युद्ध के बाद। ठीक है जी, किसके बाद? कलिंग युद्ध के बाद। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। लिख लिया यहां तक? एक बार लिख लीजिए। चलिए भैया, बहुत बढ़िया, शानदार। लिख लेंगे यहां पर। अब अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। अशोक का एक भतीजा था जिसका नाम था निर्ग्रोथ। अशोक अपने भतीजे से प्रेरित हो जाता है और अपने भतीजे से इतना प्रेरित हुआ, सुसीम का बेटा था निर्ग्रोथ, उससे प्रेरित होकर अशोक ने उपगुप्त जो बौद्ध भिक्षु थे उन्हें अपना गुरु बनाया और उनसे ही बौद्ध धर्म की शिक्षा ले ली। क्या कर लिया? बौद्ध धर्म की शिक्षा ले ली। चलिए, आशीष कह रहे हैं कि सर जेम्स प्रिंसेप को अशोक ने स्वप्न में पढ़ाया क्या? अशोक की लिपि। कैसे क्वेश्चंस करते हो? सेंस है इस क्वेश्चंस का? सेंस है। अब मुझे क्या पता कि अशोक उसके सपने में आया था या नहीं आया था। क्या आपको पता है कि कोई मिसाइल बनाई है तो साइंटिस्ट के दिमाग में आया होगा, भगवान आए होंगे कि ये ऐसे बनना है? आपका मोबाइल आप पढ़ रहे हो, क्या भगवान उसके इंजीनियर के दिमाग में आए होंगे ये फोन ऐसे बनाना है? कैसी ये बातें करते हो? शोभा देती है बातें आपको? कहीं से कहीं तक सर पैर है इस पे बात का कि उसके सपने में अशोक आया, उसने कैसे पढ़ लिया, कैसे पढ़ लिया? आप लाइव मुझे देख रहे हो, क्या सपनों में आया था कि ये यूट्यूब भी होगा? इंजीनियर्स ने बनाया है ना, दिमाग लगाया है ना, तो वैसे ही उसने दिमाग लगाया होगा, ये वैसे ही दिमाग लगाया होगा उसने भी। बिना सर पैर वाले क्वेश्चंस पूछते हो आप। चलिए, लॉजिक हो तब तो ठीक भी है। चलिए, यहां पर हम बात कर लेते हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब बात करेंगे कि भैया ये बताइए कि अशोक ने कौन से धर्म को अपनाया था? अशोक ने कौन से धर्म को अपनाया था? तो यहां पर आप कहेंगे सर अशोक ने अपने भतीजे
भतीजे निर्ग्रोथ से प्रेरित होकर, निर्ग्रोथ से प्रेरित होकर, इंस्पायर होकर, प्रेरित मतलब इंस्पायर, इंस्पायर हुआ, क्या हुआ भैया, इंस्पायर होकर, होकर उपगुप्त को अपना गुरु बनाया, उपगुप्त को अपना गुरु बनाया। क्या किया भैया, अपना गुरु बनाया, अपना गुरु बना लिया। क्या बना लिया, गुरु बनाया। और जब अपना गुरु बनाया फिर भैया उपगुप्त से ही बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। क्या ली, बौद्ध धर्म की शिक्षा ली, बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। ठीक है जी, क्या कर दिया, बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। क्या यहां तक आप लोग पढ़ लेंगे कि बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। चलिए बहुत शानदार, बौद्ध धर्म की शिक्षा ले ली। अब अशोक की पत्नियों के बारे में बात करते हैं। अशोक की पत्नियों के बारे में बात करेंगे। जैसे अशोक की पत्नी थी देवी, और देवी से इसे 3 बच्चे प्राप्त हुए। एक तो महेंद्र और 2 बेटी थी, एक संघमित्रा और एक चारुमती, चारुमती। ठीक है जी, चलिए यहां पर हम लोग बात करते हैं। चलिए लिख लिया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया जी। यहां पर आप लोग लिखते हो, हाँ जी लिख लीजिए, बहुत बढ़िया शानदार। यहां आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब हम बात करते हैं अशोक की पत्नी। अशोक की पत्नी, ठीक है। अशोकाज वाइफ के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे देवी के बारे में। देवी, और देवी से 3 संतान प्राप्त होती हैं इसे। कौन कौन सी, आप कहेंगे एक पुत्र था महेंद्र, एक पुत्र था महेंद्र, एक पुत्री थी संघमित्रा। कौन सी, संघमित्रा। और भैया संघमित्रा, और एक पुत्री और थी चारुमती। कौन थी, चारुमती। ये 3 संतान है तो उसे देवी से प्राप्त हो गई। दूसरी पत्नी कौन थी, दूसरी पत्नी थी उसकी जिसका नाम था भैया कारू या करुबाकी, करुबाकी। आप कहेंगे करुबाकी किसकी पत्नी थी, अशोक की। करुबाकी से एक पुत्र प्राप्त होता है तीवर। क्या प्राप्त हुआ, तीवर। तीवर जो पुत्र था वो तीवर पुत्र ने किससे, करुबाकी से। और इतिहास में तीवर को ही अशोक का उत्तराधिकारी बताया गया है। ठीक है, इसी को उत्तराधिकारी बताया गया है। लेकिन बहुत सारे इतिहास में कुणाल को उत्तराधिकारी बताया गया है कि अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। कौन था, कुणाल था। हम लोग बात कर रहे हैं कि भैया एक और पत्नी थी तीसरी, पद्मावती। कौन, पद्मावती। आप कहेंगे पद्मावती एक और पत्नी थी, और ये पद्मावती जिससे एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम था कुणाल। क्या नाम था, कुणाल। आप कहेंगे सर कुणाल, अब इसी को इतिहासकारों ने उत्तराधिकारी बता दिया कि कुणाल ही उत्तराधिकारी था। करुबाकी या कारुबाकी एक ही नाम हो जाएगा। इसे कारुबाकी भी बोलते हैं और करुबाकी भी बोलते हैं। ठीक है, करुबाकी या कारुबाकी। अब हमने बात कर ली धर्म प्रचार की, बात करेंगे कि अशोक ने धर्म प्रचार के लिए किसको भेजा था। जैसे महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए कहां भेज दिया था, तो अशोक ने इन दोनों को श्रीलंका भेज दिया। कहां भेज दिया, श्रीलंका भेज दिया धर्म प्रचार के लिए। ठीक है जी। अब तक्षशिला किसको भेजा था, तो आप कहेंगे सर मझान्तिक को। किसको, मझान्तिक को। ठीक है, तो आप कहेंगे सर संघमित्रा। धर्म प्रचार की बात होगी कि भैया अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो प्रोपागेट चल रहा था बौद्धिज्म का, कि भैया बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, धर्म का प्रचार प्रसार, प्रचार प्रसार, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं प्रसार। चलिए, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार यानी कि किसने किसको भेजा था, तो प्रोपोगेटेड बोलते हैं, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रचार बोलते हैं, प्रोपोगेटेड। यही तो बोलेंगे भैया, यही तो बोलेंगे प्रोपो। ओहो,
स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, प्रोपोगेटेड ऑफ बुद्धिज्म। ऐसे आप लोग पढ़ लेंगे बुद्धिज्म के बारे में, ठीक है। बुद्धिज्म के बारे में बात करेंगे कि भैया श्रीलंका में किसको भेजा था, श्रीलंका किसको भेजा था बौद्ध धर्म प्रचार के लिए, श्रीलंका किसे भेजा, तो श्रीलंका कौन जाता है, उसका बेटा महेंद्र, उसका बेटा महेंद्र जाता है, और कौन जाएगा, महेंद्र और संघमित्रा को भेज दिया, महेंद्र एवं संघमित्रा को भेजा, किसको भेजा, संघमित्रा को भेजा, दोनों भाई बहन को कहां भेज दिया, श्रीलंका। चलिए अब बात आती है भैया कि तक्षशिला किसको भेजा था, कि तक्षशिला किसको भेजा था, मैं केवल वही बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट होंगे और जो आएंगे। तक्षशिला किसको भेजा था, तक्षशिला, आप कहेंगे तक्षशिला भेजा था किसको भैया, आप कहेंगे भैया किसको भेजा था, तो भैया मझांतिक को भेजा था, किसको भेजा था, तो आप कहेंगे सर मझांतिक को भेजा था, मझांतिक को भेजा था, ठीक है। इसको ऐसे लिखना मझांतिक, मझांतिक, ठीक है जी। मझांतिक को कहां भेजा था, तक्षशिला भेजा था, कहां भेजा था, तक्षशिला भेजा था, ठीक है जी। कहां भेजा है, तक्षशिला भेजा है। चलिए ये हम लोग लिख लेंगे। अब भारत में जो सर्वप्रथम शिलालेखों का, जो मैं ऐसे बात करूं कि स्तंभ लेख भी किसने स्टार्ट किए थे, तो अशोक ने ही शिलालेखों का स्टार्ट किया, इसीलिए राजा अशोक को शिलालेखों का जनक भी कहते हैं, क्या कहते हैं, शिलालेखों का जनक भी कहते हैं, ठीक है जी। चलिए चलिए बहुत बढ़िया जी, लिख लिए होंगे यहां पर, ये सारी चीजें आप लोग लिख लीजिए। अब हम बात करेंगे, यहां तक हमने पढ़ लिया, हम बात करेंगे भैया अशोक को शिलालेखों का जनक भी कहा जाता है, उसके 14 शिलालेख थे, और वो 14 शिलालेख भैया मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार के लिए अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था, किसको भेजा था, संघमित्रा को भेजा था, ठीक है जी। और तक्षशिला मझांतिक को भेजा था, हिमालय क्षेत्र में मध्यम को भेजा था, और उसके शिलालेखों का जो प्रारंभ है अशोक ने ही करवाया है। भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का जो प्रारंभ है वो अशोक ने ही कराया है। समय कम है इसलिए जो बचे हुए हैं वो मैं आज ही पीडीएफ से खत्म करूंगा। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है कि भाई अशोक को भारत में अभिलेखों का जनक कहते हैं, अभिलेखों का जनक कहा जाता है, जनक, फादर ऑफ इनस्क्रिप्शन कहा जाता है, फादर ऑफ इनस्क्रिप्शन कहा जाता है, इनस्क्रिप्शन, फादर ऑफ इनस्क्रिप्शन किसे कहते हैं, अशोक को। तो अशोक के 14 जो शिलालेख थे, 7 स्तंभ लेख थे, और भैया 3 गुहा लेख थे। स्तंभ लेख यानी कि कॉलम आर्टिकल्स कितने थे, 7, और कैवली या कैवरली कितने थे, 3 थे, और भैया शिलालेख कितने थे, एडिक्ट ऑफ अशोका कितने थे, 14 थे। इनको आप यहां से लिख लीजिएगा, यहां से आप लोग इसको लिखिएगा। चलिए इसके बाद में 14 शिलालेखों के बारे में बताऊंगा, 14 शिलालेखों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि एक एक करके अगर मैं उनको लिखवाऊंगा तो बहुत लंबा समय जाएगा, बहुत लंबा। ये पीडीएफ में ऐड मिलेंगे आपको, ये पीडीएफ में ऐड मिल जाएंगे, इसलिए ये मैंने पीडीएफ से लिए हैं। जैसे कि 14 जो शिलालेख हैं, पहले शिलालेख में क्या लिखा है, पशु बलि की निंदा, अहिंसा, समस्त प्रजा हमारे पुत्र हैं। ऐसे क्वेश्चन आता है कि अशोक ने किस शिलालेख में कहा है कि समस्त प्रजा मेरा पुत्र है, समस्त प्रजा मेरी संतान है, किस अभिलेख में लिखा हुआ है। अशोक ने युद्ध नीति क्यों त्यागी थी, अशोक ने भैया जब 2.5 लाख लोग मारे गए, उन्होंने देखा कि अब तो बहुत संख्या में लोग मारे गए, तो उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है। चलिए लिख लेंगे आप लोग कि भैया इन द फर्स्ट रिकॉर्ड, यहां पर आप कहेंगे कि
किस किस की बात हुई है, तो यहां पर यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि समस्त प्रजा हमारे पुत्र है या हमारी संतान है, ये अशोक ने पहले में कहा। दूसरे शिलालेख में पशु चिकित्सा दक्षिण राज्यों का उल्लेख है, जैसे चेल है, चोल है, पांड्य है, सतिया पुत्र है। इसने अपने अधिकारी जैसे रज्जुक, युक्तक, प्रदेशक प्रत्येक 5 वर्ष में ये अपने राज्य में भ्रमण करेंगे, इसका वर्णन तीसरे शिलालेख में था। चौथा जो शिलालेख है, भेरी घोष नीति के स्थान पर धम घोष की नीति अपनाई। बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से शिलालेख में इसका वर्णन किया गया है? वर्णन किया गया है कि अशोक ने भेरी घोष के स्थान पर धम घोष नीति अपनाई थी। इन प्लेस ऑफ भेरी घोष पॉलिसी द पॉलिसी ऑफ धम घोष वॉज अडॉप्टेड, कि भैया भेरी घोष के स्थान पर धम घोष की नीति अशोक ने अपनाई थी। इसका वर्णन कहां पर लिखा हुआ है? तो आप कहेंगे कि भेरी घोष की नीति के स्थान पर धम घोष की नीति चौथे शिलालेख में लिखा हुआ है। लिखने के चक्कर में मत पड़ना, पीडीएफ तुरंत डाल रहा हूं आपके ग्रुप में, तुरंत डाल दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं 5वें में क्या लिखा? धम महामात्र। धम महामात्र का मतलब था धर्म प्रचार के लिए नियुक्त किए गए अधिकारी। धर्म महामात्र या धम महामात्र का मतलब है धर्म प्रचार के लिए नियुक्त किए गए अधिकारी, ठीक है। लिखोगे क्या? चलो लिख लो, अगर लिख रहे हो जल्दी से लिख लो, जल्दी से अगर लिख रहे हो तो बहुत बढ़िया जी, शानदार, लाजवाब। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लिख लीजिए जल्दी जल्दी से। जो इम्पोर्टेंट है वो इसमें मैंने आपको बता ही दिया है। पहला बहुत इम्पोर्टेंट है और चौथा बहुत इम्पोर्टेंट है, चौथा बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे बात करें। अच्छा अजय जी कह रहे हैं सर आप पीडीएफ डाल देना, उसी से लिख लेंगे, बिल्कुल सही डिसीजन। आगे बात करते हैं, आगे बात कर लेते हैं यहां पर, जैसे छठा अभिलेख है आत्मनियंत्रण। यदि जन कल्याण की बात है तो उसके अधिकारी किसी भी समय अवगत करा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जब कभी भी राष्ट्र हित की बात होगी तो कोई भी अधिकारी अशोक से कभी भी किसी भी समय जाकर मिल सकता है। ऐसा प्रावधान कौन से शिलालेख में था? छठे शिलालेख में। 7वें शिलालेख में क्या? धार्मिक समन्वय, यानी कि 259 बीसी बौद्ध गया की यात्रा की 10वें वर्ष। अपने शासन के 10वें वर्ष 259 बीसी में बौद्ध गया की यात्रा पर जाता है और बौद्ध गया को कर मुक्त कर देता है ना। चलिए यहां पर बात करेंगे धम्म यात्रा के बारे में कि 249 बीसी लुम्बिनी ग्राम में, यानी कि 20वें वर्ष, शासन के 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम गया और लुम्बिनी ग्राम को भी कर मुक्त कर दिया, ठीक है। तीसरा युद्ध कलिंग, तीसरे शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। क्या है जी? कलिंग युद्ध का वर्णन है। ये इंपोर्टेंट है, वैसे तो मैंने इंपोर्टेंट ही कराए हैं, ये सभी इंपोर्टेंट है। और 14वां था सद्भावना, गुडविल, सभी के साथ अच्छे से रहना। सर शिलालेखों को एडिक्ट बोलेंगे, मैंने यहां लिखा है ना, ये लिखा हुआ है, देखो कहां गया, ये लिखा हुआ है एडिक्ट, शिलालेख, एडिक्ट्स ऑफ अशोका, एडिक्ट्स बोलेंगे शिलालेख को, लिखा था मैंने यहां पर प्रीतम जी। चलिए लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिएगा आप लोग। सर किसी टीचर ने हमको पढ़ाया था कि किसी लड़की के कारण कलिंग का युद्ध हुआ था। देखिए अब जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मान लीजिए अब आप पढ़ रहे हो, अब आप कहोगे सर मुझे नींद आ रही है, कुछ भी हो रही है, तो टीचर क्या करता है, थोड़ा सा मसाला लगा देता है ताकि वो आप उसमें इंटरेस्ट लेने लग जाओ, आपकी नींद भग जाए। बस यही थोड़ा बहुत कारण होता है कि इधर उधर की बातें करके थोड़ा बहुत आपको अच्छे से आपकी नींद भगाई जाती है, बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अशोक के स्तंभ लिखते 7, अशोक के स्तंभ लिखते 7, जैसे दिल्ली टोपरा है, मेरठ टोपरा है, कि अशोक के दिल्ली टोपरा, मेरठ टोपरा। अब बात आती है कि सर इनको दिल्ली में किसने स्थापित किया था, तो भैया मेरठ अभिलेख को या स्तंभ लेख को दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित करवाया था।
कौसाम्बी है, लोहरिया नंदनगढ़ है, लोहरिया अरारोज है, रामपुरा या रामपुरवा है, अशोक के स्तंभ लेख हैं। ठीक है जी, ये कहां पर मिले थे? बिहार में। ये कहां पर मिले हैं? ये कौसाम्बी हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये कहां मिले हैं? बिहार में मिले हैं। ठीक है जी, कहां मिले हैं? बिहार में मिले हैं। चलिए चलिए लिख लिया, आगे बात करते हैं। यहां तक हमने पढ़ लिया है, हम बात कर लेते हैं कुछ अधिकारियों के बारे में। ये तो बहुत कम पूछा जाता है, बस ये दोनों पूछ लेगा या ये वाला पूछ लेगा, ये दोनों भी ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए आगे बात करते हैं। ये लास्ट स्लाइड है कि अशोक के जो अधिकारी थे, जो ऑफिसर डिस्क्रिप्शन है, जैसे सीता अध्यक्ष है, ये राजकीय भूमि से प्राप्त आय होती थी जिसे सीता कहते थे। सीता का अधिकारी सीता अध्यक्ष होता था, यानी कि जो आय मिलती थी उसे सीता कहते थे। राजकीय भूमि से जो आय प्राप्त होती थी, ऑफिसर्स ऑफ द इनकम सीता रिसीव फ्रॉम द स्टेट लैंड, यानी कि राजकीय भूमि से जो कर प्राप्त होता था उसे सीता कहते थे, और जो कर प्राप्त करता था उसे सीता अध्यक्ष कहते थे। समाहर्ता जो कलेक्टर होता था, जो राजस्व या रेवेन्यू डिपार्टमेंट का अध्यक्ष होता था, कलेक्टर समाहर्ता। ठीक है, आज भी यही होता है, जिला अधिकारी जो होता है जिले में वही अधिकारी होता है। यहां पर संहिता की बात कर लेते हैं, हम यहां पर बात कर लेते हैं सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे भैया। चलिए देखना भाई, राहुल जी का कोई डाउट है क्या? कह रहे हैं क्लियर कर दिया करो, राहुल ने कोई क्वेश्चन पूछा है? बिल्कुल बताएंगे राहुल जी, हमने देखा नहीं होगा, वरना ऐसा तो नहीं होगा कि आपने कुछ अशोक के शिलालेखों को खोजा। किसने खोजा? बहुत तेज घूसा मारूंगा बेटा, टिफे थेलर अभी लिखवाया है मैंने, टिफे थेलर अभी लिखवाया है मैंने। ठीक है, चलिए सदनता का मतलब होता है एसोसिएट, जो कोषाध्यक्ष होता है, जो कोषाध्यक्ष होता है, जो ट्रेजर होता है। ठीक है, कोषाध्यक्ष। बात करते हैं प्रदेष्टा। प्रदेष्टा का मतलब फौजदारी विभाग, क्रिमिनल डिवीजन का जो अध्यक्ष होता है उसे प्रदेष्टा कहते थे। जो क्रिमिनल डिवीजन का हेड होता था उसे प्रदेष्टा कहते थे। धर्मस्य या व्यवहारी, ये दीवानी विभाग का अध्यक्ष होता था। सिविल डिपार्टमेंट, परिवार वगैरह के जो मामले आते थे वो इसी में आते थे। अब आप लोग मुझे बताओ, क्या ये नोट डाउन कर लोगे? क्या ये नोट डाउन कर लोगे? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। इनको आप लोग लिख लीजिएगा, किसी को कोई समस्या तो नहीं है? यहां तक आप लिखेंगे? बताइए। अब तो आप लोगों ने ये पढ़ लिया सारा, अभी जस्ट पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, मिलता हूं फिर आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।